नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये खास वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं हेडलाइंस से। रियासती पुलिस भर्ती में खवातीन को मिलेगा 30% रिजर्वेशन। श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान सीएम महबूबा मुफ्ती का ऐलान। नहीं थम रही हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतें। तीसरे दिन भी फायरिंग जारी। जम्मू के सरहदी इलाकों में जंग जैसे हालात। हजारों की तादाद में लोगों ने छोड़ा घर बार। पाकिस्तान के नापाक गोलीबारी की मुल्क भर में मुखालफत। कई मकामात पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। अनंतनाग के बिजबेहरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्ती पार्टी पर ग्रेनेड से हमला। 6 आम शहरी भी जख्मी। फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। और रमजान के पाक महीने में बढ़ी खाने पीने के सामान की कीमतें। कसाब मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं मीट। आम लोग हो रहे हैं परेशान। आप देख रहे हैं जी सलाम। फौजी चौकियों और रिहायशी इलाकों के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने अस्पतालों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अरनिया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को निशाना बनाए जाने के बाद इंतजामिया ने इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। वाज़ेह है कि अभी तक हमलों का दायरा करीब के हदफ तक महदूद था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा सरहद के करीब सभी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। सांबा सेक्टर, पंढोर और कंगवाला में लगातार शेलिंग जारी रही। जान बचाने के लिए लोग महफूज मकामात और बंकरों में शिफ्ट हो गए हैं। रामगढ़ में फायरिंग की जद में आने से अब तक 11 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें कि इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इसी तरह से अरनिया और आरएस पुरा सेक्टर में भी काफी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तानी गोलाबारी से गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान बीएसएफ जवान और 8 माह के एक बच्चे समेत 12 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 22 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इधर वजीर सेहत देवेंद्र मनियाल ने जम्मू मेडिकल कॉलेज में इन जख्मियों से मुलाकात भी की। वजीर सेहत ने जख्मियों के इलाज में किसी भी तरह की कमी न होने देने की हिदायत दी है। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों के लिए हर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने की भी हिदायत दी गई है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी में अमन कायम होने से पाकिस्तान बौखला गया है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों का जो है हालचाल जाना है। सर, क्या स्थिति है मरीजों की और इस स्थिति को देखते हुए क्या निर्देश क्या दिए गए हैं? देखिए, सांबा जो हमारा बैंगलाड विलेज है वहाँ फायरिंग हुई है। लोंडी में और हीरानगर के गांव में हुई है फायरिंग। वहाँ से इंजर्ड यहाँ पे आए हैं। सांबा में 2 डेथ हुई हैं, 3 डेथ हुई हैं। 2 हमारे बच्चे हैं, एक स्मॉल इन्फेंट है, एक माइनर चाइल्ड है और एक फीमेल। और ऐसे ही लोंडी में भी ऑनरेबल एमएलए मेरे साथ हैं, वहाँ भी डेथ हुई है। और अभी लगभग 25 पेशेंट जो हमारे पास हैं, जो 18 तारीख से जो हो रहा है फायरिंग, उससे 11 जो हैं अभी आए हैं, बाकी पहले के पेशेंट यहाँ एडमिट हैं। सर, कुल 44 जो है मरीज यहाँ पे आ चुके हैं, 5 की मौत हो चुकी है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि जो एक खास निर्देश दिए गए हैं क्या कि बच्चों, जैसे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको देखते हुए आईसीयू में वेंटिलेटर, क्या सभी तरह की जो सुविधाएं हैं मुहैया हैं क्या? देखिए, चाहे रूरल की बात है, चाहे जीएमसी की बात है, डे 1 से मैं यहाँ कैंपिंग भी कर रहा था, शायद आप लोग भी मेरे साथ थे यहाँ पर। और आज भी सुबह रूटीन में जैसे एचओडी सर्जरी, एचओडी ऑर्थोपेडिक्स, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पूरी टीम जो है मॉनिटर भी कर रही है, पेशेंट का पूरा केयर भी कर रहे हैं वो लोग। जिसको जो फैसिलिटी चाहिए वो हो रहा है। एक पेशेंट को जो 19 से 20 को इंजर्ड हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी, और एक पेशेंट अभी जो कल उसकी सर्जरी हुई थी। बाकी जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए क्या एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में है जो सरहदी इलाकों में आपने भेजी हैं? क्या वो पर्याप्त मात्रा में है, कमी है, क्या है? एम्बुलेंसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। एम्बुलेंस चाहे हीरानगर की बात है, चाहे सांबा की है, इवन हमारा जो अभी बॉर्डर साइलेंट है परगवाल, वहाँ पे भी मैंने अर्ली मॉर्निंग सेक्शन दी है। डॉक्टर्स हैव बीन डिप्यूटेड, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स हैव बीन डिप्यूटेड। कल अरनिया और आरएसपुर सेक्टर से ये लोगों की शिकायत थी कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली, ट्रैक्टर में किसी की मदद लेकर वो यहाँ पहुँचे। वो एक इंसिडेंट मेरे उसमें नोट आया है, मुझे बताया गया है। लेकिन अरनिया में इस वक्त भी हमारे पास वहाँ एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और 2 एम्बुलेंस हमारी जो है वो अभी भी खड़ी हैं। आरएसपुर में 4 एम्बुलेंस हमारी पास है।
मीरा साहब में हमने एक एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए खड़ी की है। इन केस कहीं शॉर्टेज होती है तो वो एम्बुलेंस वहाँ भेज देंगे। लेकिन जो ये इसका आया है कि ट्रैक्टर पे लाया गया है, वो उसकी भी हमें जानकारी मिली है। हो सकता है उस वक्त में एम्बुलेंस को पेशेंट शिफ्ट कर रही हो तो कोई कारण रहा होगा, अदरवाइज एम्बुलेंसेज की और डॉक्टर्स की हमने कहीं कमी नहीं देखी। सर, एक आखिरी सवाल ये होगा कि अब जो राजनाथ सिंह जी ने भी ये बयान दिया है, खुली छूट है बीएसएफ को, और खासकर रेंजर्स की ओर से जिस तरह से बच्चों को भी निशाना बनाया गया, ऐसे में आप समझते हैं कि ये सही जो बयान आया है राजनाथ सिंह का, और सीज फायर का कोई मायने नहीं थे? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से देखिए, हिंदुस्तान ने कभी भी पहली गोली नहीं चलाई है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग, दुनिया जानती है। तो हमने इस चीज़ पर हम यही कहा था कि हमारी तरफ से गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर वहाँ से गोली चलती है तो फिर हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। सीज फायर वायलेशन अगर वो करते हैं तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी गोलियों में। ये बात हम पहले भी कह रहे थे, अभी भी कहते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ ये हताश इसलिए है कि कश्मीर में रमज़ान के महीने में, मैं आज ही अभी मैं कल गया था कश्मीर, आज वापस आया हूँ, वहाँ हालात टचवुड ठीक हैं, अच्छे हैं, वहाँ ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, बड़ा अच्छा उनका विजिट रहा, एंड कश्मीरी पीपल दे वर सो हैप्पी, जो मुझे उन्होंने जानकारी दी है, बड़ा अच्छा उनका विजिट रहा। ये कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूँ ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ये वहाँ जब बंद किया तो यहाँ उन्होंने बांटा। ये थे स्वास्थ्य मंत्री, जिनका कहना है कि सभी तरह के निर्देश दिए गए हैं, अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, सरहदी इलाकों में एम्बुलेंस तक की सुविधा मुहैया करवा दी गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अभी भी सरहद पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की है। बीजेपी के रियासती सदर रवीन रैना ने जी सलाम से बात करते हुए कहा है कि बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि हिफाजती दस्तों के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तानी फौज इस कार्रवाई का एतराफ करेगी। आज क्या कहेंगे, पाकिस्तान को बच्चों को भी नहीं बख्शा गया? देखिए, पाकिस्तान एक बुज़दिल देश है, कायर देश है, और कायराना हरकत वो करता है, लेकिन पाकिस्तान का भी जो हाल हुआ है ना, वो याद रखेगा। हमने तो, भारत सरकार ने, हमने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो बुज़दिल है, कायर है, उसने कायराना हरकत की है और छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर अटैक किया है। पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। रमजान में सीज फायर किया, लेकिन उसका अच्छा जो जवाब नहीं दिया। एक बात सारी दुनिया के सामने क्लियर हो गई कि मुसलमानों का और इस्लाम का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है दुनिया में, वो पाकिस्तान है। नहीं तो, लेकिन ऐसे में बीएसएफ को खुली छूट भी दी गई। आज राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि खुली छूट है। आपको लगता है अब समय आ गया है बड़ी कार्रवाई करने का? आपके चैनल ही कल चलाएंगे जो कल आज जो हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। क्या खबर क्या है? खबर आप मिल जाएगी शाम को। तो आपको लगता है बीएसएफ ने अच्छी कार्रवाई की? बड़ी जबरदस्त। ये है रविंदर रैना, जिनका कहना है बीएसएफ ने कड़ी कार्रवाई की है। इनके पास जो है सूचना है उस बात की, और इनका कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के ने रमज़ान के महीने में इस तरह की नापाक हरकत की है, बीएसएफ को खुली छूट है कि कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जम्मू से इस वक्त हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। राजन, जो बात रविंद्र रैना कह रहे हैं उसको अगर हम देखें तो क्या चर्चा है? क्या वाकई कोई बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ? और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की हरकत की, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रिहायशी इलाकों में लगातार गोलीबारी हुई है, कई लोग जख्मी हुए। जी बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा। और जो जराई के हवाले से ये भी खबरें हैं कि बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान की कई पोस्ट को तबाह किया है जी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, अभी बीएसएफ की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई है वो उसी भाषा में और उसी कैलिबर से जो है बीएसएफ ने भी पाकिस्तान। लेकिन घायलों के हवाले से, जख्मियों के हवाले से अगर हम बात करें तो जख्मियों की तादाद में क्या इजाफा हुआ है राजन? जी बिल्कुल इमरान, जो तनाव है वो सरहदी इलाकों में बना हुआ है। कुल 44 लोग 2 दिनों में जो है जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है जम्मू में, वहां भर्ती हुए हैं। उनमें से 5 की जो है मौत हो चुकी है, जो ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जो चोटें हैं स्प्लिंटर की, ये काफी लोगों को है, क्योंकि हीरानगर से लेकर अगर हम बात करें रामगढ़ सेक्टर, सांबा सेक्टर, आरसपुरा, चेतगढ़, अरनिया सेक्टर, तो ये इन तमाम सेक्टर्स में कुल 40 से ज्यादा जो
बीएसएफ की पोस्ट है उनको निशाना बनाया गया और तमाम लगभग सभी गाँव में जो रिहायशी मकानात हैं उनको निशाना बनाया गया है। भारी नुकसान पशु मवेशियों का भी हुआ है, काफी तादाद में जो है मवेशी भी मारे गए हैं। और आज सांबा में जिस तरह से फिर से एक जो बच्चा है उसकी मौत वाकया आई, तो अपने आप में बहुत एक संजीदा बात है। और इस वक्त जो हालात जंगी हालात बने हुए हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो है बड़े हथियारों के साथ जो है एक दूसरे की ओर जो है गोले दागे गए हैं। तो अपने आप में ये जंगी सूरत हाल इस वक्त तमाम जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर बनी हुई है। हालांकि 2-4 महीने फौज के आला अफसरान इसको लेकर के क्या कह रहे हैं राजन? क्या इस तरह के हालात से निपटा जा रहा है और ये हालात लगातार पैदा हो रहे हैं, वजह क्या है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की ओर से लगातार जो रमजान के महीने में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने इससे पहले ही रमजान के महीने में सीज फायर का ऐलान कर दिया, उसके बाद उनको एक उम्मीद थी कि इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान से आएगा, लेकिन उसका उलट देखने को मिला। बीच में एक गुजारिश भी आई पाकिस्तान की ओर से कि वो फायरिंग बंद की जाए, लेकिन खुद उन्होंने अर्निया सेक्टर में उसके अगले दिन ही उलट जो है फायरिंग की, शेलिंग की, जिसमें कुछ हमारे जो मकामी लोग हैं वो मारे गए। तो लोगों का कहना है पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो सियासी लीडरान हैं उनका भी ये कहना है बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। और अब जिस तरह से पहली गोली भारत की ओर से नहीं चली, लेकिन ये जरूर है कि बीएसएफ इसका माकूल जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से बिना उकसावे की फायरिंग जो पाकिस्तान ने की है, तो इसका मतलब पाकिस्तान शांति नहीं चाहता और बीएसएफ अब इसका जवाब देने को मजबूर है। जी बिल्कुल, लेकिन जख्मियों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो कि फिक्र का बायस है और लगातार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये अच्छे, अगर हम बात करते हैं तो अच्छे इशारे नहीं हैं। दोनों ही मुल्कों को इस बारे में सोचना होगा और तेजी से जिस तरह से गोलीबारी बढ़ी है और गोले दागे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। उस पर हमारी फौज भी पूरी ताकत से जवाब दे रही है, लेकिन ये हालात क्यों बन रहे हैं ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका राजन वैद इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्या पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर चुका है? क्या अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है? कब मानेगा पाकिस्तान? क्या मासूमों पर गोलियां चलाने से पहले भी पाकिस्तानियों के हाथ नहीं कांपते? देखिए अखनूर सेक्टर से हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू के सरहदी इलाके अखनूर सेक्टर के इस घर में मातम पसरा है। इसकी वजह है कि पाकिस्तानी स्नाइपर्स की गोली से घर के नन्हे मासूम की मौत हो गई है। महज 8 महीने के इस मासूम की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से हुई कि पत्थर दिल का भी कलेजा फट जाए। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तानी अब स्नाइपर से मकामी लोगों पर गोलियां दाग रहे हैं। अखनूर के केरी बट्टल में पीर को पाकिस्तानी फौज ने एक 8 महीने के मासूम को गोली मार दी। वो मासूम मरता रहा, लेकिन किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि बच्चा धीरे धीरे मौत की आगोश में समा रहा था और घर वालों को इसका इल्म भी नहीं हुआ। मासूम रात भर रोता रहा और सुबह उसकी मौत हो गई। ये कोई रात के कोई 11 बजे बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं इधर। जो बच्चा एकदम जो ज़ोर से रोने लगा ना, फिर हमने से सोचा बच्चा रो रहा, पानी कि क्या हो रहा क्या नहीं। फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। बाद में देखा गोली लगी, वो पाकिस्तान से गोली आई, गोली लगी तो उसको।
8 साल का बच्चा था वो लड़का। तो रात को कोई 11 बजे 11:15 बजे उनको लगी थी। तो उनको पता ही नहीं चला भाई रात को क्या प्रॉब्लम, उनको ऐसे वो किसी देसी चक्कर में पड़ रहे भाई कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उनको सुबह पता चला कि 10-11 बजे कि उनको बुलेट लगा हुआ है। बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग पीएम से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान फौज ने स्नाइपर से मासूम को निशाना बनाया और अब पाकिस्तान को उसकी बुज़दिलाना हरकत का जवाब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा का ये वतीरा बन चुका है कि आए दिन बॉर्डर पर गोली फायर हो ही रही है। लेकिन कुछ दिन पहले सामने परसों सुना था कि सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर के नाम से उसने और ज़्यादा गोलाबारी शुरू कर दी। मासूम बच्चों पर को भी नहीं बख्शा जा रहा। अभी ये ऐसे हालात बन चुके हैं। ऐसे गवर्नमेंट तो बोलती है हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नजायज़ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लोगों के गुस्से के बाद अब बारी है लीडरान के गुस्से की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे शर्मनाक वाकया करार दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। भले इसका असर पाकिस्तान पर हो या ना हो, लेकिन मुल्क के लोगों को खुश करने के लिए इतना काफी था। ये जो दहशत के दरिंदे हैं, इनका ना तो इंसानियत से कोई लेना देना है ना इस्लाम से। और ये जो बेरहम वहशी ताकतें हैं, हैवानियत से भरपूर ये ताकतें हैं, इनको सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब और इनको जायज जवाब दे रहे हैं। और कश्मीर के लोग भी ऐसी ताकतों से नफरत करते हैं। ऐसी ताकतों को परास्त करने के लिए पूरा कश्मीर और कश्मीर के लोग एकजुट हैं। अखनूर समेत सरहदी इलाके पर वाक़े तमाम गांवों को इस तरह के वाक़यात की अब आदत सी हो गई है। गोलियों के साए में वो जीने को मजबूर हैं। लेकिन मासूम की मौत पर क्या सिर्फ मजम्मत से काम चल पाएगा? मजम्मत के साथ साथ सरहदी लोगों को हिफाजत का भी भरोसा दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आपने देखा कि पाकिस्तान ना तो सीज फायर को मानता है, न रमजान को मानता है, न हिंदुस्तान के संयम की बोली को समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ गोली की जबान समझता है। वो बारूद के ढेर के नीचे दफन होकर सीधे जहन्नुम में जाकर ही मानेगा। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान को अब कोई भी गलती करने का मौका न दिया जाए। उसकी हर साजिश पर बिना रुके गोलियां और बम बरसाए जाए। टूटे घर, अस्पताल पर फायरिंग, थानों पर मोर्टार से हमला, मासूम बच्चों के जिस्म पर गोलियां और सरहद पर खाली हो चुके दर्जनों गांव। गुज़िश्ता 8 दिनों से पाकिस्तानी सरहद पर बसे इलाकों की यही हालत है। हिंदुस्तान ने रमजान में सीज फायर का ऐलान किया और तभी से पाकिस्तान मुसलसल बॉर्डर पर जंग जैसे हालात बनाए हुए है। जम्मू के हीरानगर, सांबा, रामगढ़, अरनिया, सुचेतगढ़, नशेरा और आरसपुरा में पाकिस्तान की फायरिंग जारी है। अखनूर के केरी बट्टाल का ये इलाका बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है और लोग यहां ना रात को सो पा रहे हैं, ना ही दिन में जाग पा रहे हैं। इतवार को ही बीएसएफ की सख्त कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने की मांग की थी। अब वो बौखलाहट में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान सीज फायर के खिलाफ वर्जी कर बार बार जम्मू के पास गोलियां बरसा रहा है, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। ये किस तरह से आपको चोट लगी? जब चोट लगी तो उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ, पूरा बताएंगे इसमें? हाँ सर, मैं घर में बैठा था तो जो मैं बाहर थोड़ा क्रॉस किया 2 कदम, उसके बाद सर मुझे नहीं पता लगा कैसे भी निकला। कब से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है? सर फायरिंग दिया कोई 4-5 दिन में फायरिंग लगातार कर रहा है।
पाकिस्तान ने कल ही जम्मू के अखनूर में एक 8 महीने के बच्चे की जान ले ली थी। पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm के मोर्टार दागे। एहतियात के तौर पर सरहद के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अरनिया में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ने लोगों को नकले मकानी के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोग जो है क्यों आप अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं? घर के पास बहुत सारे बम पड़ रहे हैं, सेलिंग बहुत सुबह से हो रही है, जा रहे हैं हम, क्या करें। अपनी मौसी के घर में जा रहे हैं। कि क्यों आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ पे रोज फायरिंग होती है, 2 मंथ भी नहीं होते उसके बाद फायरिंग होती है। हमारी बच्चों की, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ करती भी नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ सोचती भी नहीं है। पुलिस पर शहरियों के अफसरान की हिफाजत का जिम्मा होता है, लेकिन पुलिस थाने खुद गोलीबारी की रेंज में हैं। अरनिया सेक्टर में 5 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पाकिस्तान का एक मोर्टार पुलिस स्टेशन पर भी गिरा था। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज में सुबह से शेलिंग ज़्यादा हो रही है, उसमें पर्टिकुलरली अरनिया टाउन जो है वो इफेक्टेड है, और बाकी आसपास के गांव जो हैं उनमें भी जो शेलिंग जोन में आते हैं वहाँ पे शेलिंग हुई है। और पिछले 4-5 दिनों से शेलिंग हो रही थी, बीच में 2 दिन की गैप के बाद आज रात को पहले सांबा सेक्टर में स्टार्ट हुई और उसके बाद ये अरनिया सेक्टर में एक्सटेंड हो गई। रमजान का मुबारक महीना अमन को लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अमन पसंदगी की बात करना ही बेईमानी होगी। ये बात सरकार को भी समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जंग जैसे हालात बना रखे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देता रहे। जम्मू से राजी केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान की जानिब से हो रही लगातार फायरिंग के खिलाफ डोगरा सदर सभा और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने भी एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने सरकार से मुतासिरों को 5-5 मरले का प्लाट और जरूरी मदद दिए जाने की मांग की। एहतजाज कर रहे लोगों ने सियासी पार्टियों से भी गुजारिश की कि वो सियासत छोड़ करके एकजुट हो जाएं। जम्मू के पूरे बॉर्डर के ऊपर लगातार गोलियां बरसा रहा है, बम बरसा रहा है, जिससे काफी लोगों को, निर्दोष लोग मारे गए हैं और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं और राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं, जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं वो सेकंड दर्जे के हमारे सैनिक हैं, वो लगातार सफर करते हैं और बम गोलियों के बीच में रहते हैं। आज समूचे डुग्गर प्रदेश की तरफ से तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टियों के प्रेसिडेंटों को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं के प्रेसिडेंटों को, जो अपने अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, उनको अपील करती है कि डोगरा आवाज को कंसोलिडेट करो, पूरे जम्मू सूबा की आवाज को, तो कश्मीर बचेगा, तो जम्मू बचेगा, तो हिंदुस्तान का ये मुकुट बचेगा। हम अपील करते हैं और हम अगले 3-4 दिनों के अंदर डेट अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना चाहिए और बैठ के जम्मू की एक आवाज बनाए, और अगर ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है तो यहाँ फौरन गवर्नर रूल इम्पोज किया जाए। यहां रुक रहे हम एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप रहिए जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले में कम से कम 6 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया है कि बिजबेहरा इलाके के गोरीवान चौक पर मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्ती दल पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे कि कम से कम 6 आम शहरी जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ खालिद मुर्तजा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर अनंतनाग से, उनसे बात करेंगे। जी खालिद, इस सिलसिले में तफ्तीश कहां तक पहुंची है, कौन लोग थे ये साफ हो पाया, और जख्मियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल इमरान, जहां तक आपने जो खबर दी कि बिजबेहरा के गोरीवान इलाके में आज जो है नामालूम अफराद की जानिब से ग्रेनेड दागा गया, जो कि एक सीआरपीएफ पार्टी पे दागा गया, जो निशाना चुकने की वजह से जो फट गया, और उसके बाद जो है 7 आम शहरी जो है, जिसमें खातून भी शामिल है, वो जख्मी हुए हैं। इमरान, आपको याद होगा कि इससे पहले भी बिजबेहरा इलाके में जो है ज़िरपोरा के इलाके में फायरिंग हुई थी, जिसमें गुज़श्ता दिनों ही एक पुलिस एहलकार बिलाल अहमद नामी, जो वेरीनाग का रहने वाला था, वो शहीद हुआ था। और उसके बाद आज जो है ये हमला हुआ है।
अगर अभी तक किसी भी मिलिटेंट तंजीम ने इस हमले की जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन जो बावसूख जराए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, उनका कहना है कि ये हमला मिलिटेंटों की जानिब से किया गया था और जो निशाना बनाया गया था वो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार थे, सीआरपीएफ के एहलकार थे जो वहां पे ड्यूटी पे तैनात थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया था, लेकिन निशाना चूकने की वजह से ये ग्रेनेड जो है आम शहरी इसकी जद में आ गए और अभी तक जो खबरें हैं एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए और जिनको इलाज मुआवजे के लिए जो है श्रीनगर मुंतकिल किया गया। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जख्मी में सभी की हालत खतरे से जो है बाहर बताई जाती है और जो ज्यादातर जख्मी है उनके जो है टांगों पे जो इस हथगोले के छर्रे लगे हैं। जी शुक्रिया खालिद मुर्तजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनंतनाग से। और शोपियान में आर्मी की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी का अंत झड़प से हुआ। झड़प में 4 लड़कियां जख्मी हो गई जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि आर्मी ने आपसी भाईचारे और अमन के लिए शोपियान इलाके के डीकेपुरा गांव में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया था। आर्मी इफ्तार पार्टी में बिरयानी समेत खाने पीने की कई चीजें लेकर पहुंची थी, लेकिन मकामी लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया और मुखालफत शुरू कर दी। कुछ शरारती लोगों ने मौके का फायदा उठाकर जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आर्मी के जवानों को गोली चलानी पड़ी और 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल आर्मी और पुलिस की जानिब से मामले की जांच की बात कही गई है। और रमजान में खाने पीने की चीजों की कीमतों में खासा इजाफा हो जाता है, खासकर फल, फ्रूट और गोश्त वगैरह के दाम। बढ़ती डिमांड के सबब फल फरोश और खासतौर से कसाब इनका भरपूर फायदा भी उठाते हैं। रमजान की एक शक्ल ये भी है, अब इसकी भी तशहीर होने लगी है। सलमान खान की फोटो वाले इस ठेले पर शाम से आम खरीदारों और रोजेदारों की भीड़ लग जाएगी। गर्मी के सबब इफ्तार में खरबूज, तरबूज के साथ साथ केले और सेब का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, भले ही इसके लिए खरीदारों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रमजान से कबल इन फलों की कीमत कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और है। 1 हफ्ते होने जा रहे हैं रमजान को शुरू हुए और इन 1 हफ्तों में फलों की कीमत में दोगुने का इजाफा हो चुका है। 30 रुपए किलो मिलने वाला पपीता और तरबूज इस वक्त 70 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में। सड़ी गली सब्जी मनमान रेट चल रहे हैं, कोई भी चीज जो लेने जाओ मनमानी रेट है, कहीं पे भी कोई रेट फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। फल के अलावा सब्जियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। आलू प्याज के साथ साथ हरी सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। इसी तरह शक्कर और रमजान में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के भी दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आग लगी है चिकन यानी मुर्गे के गोश्त में। मई के पहले हफ्ते में 1 किलो गोश्त की कीमत 110 रुपए से 140 रुपए के बीच हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त 1 किलो गोश्त की कीमत 220 रुपए से 240 रुपए के दरमियान है। आज जब हमारे महिलाओं का महीना शुरू हो गया तो इनने 230 और 240 रुपये, कभी 235 का रेट लगाया। यहाँ एक रेट पे तो कोई काम कर नहीं रहा है और अपनी मनमानी चली। 1 महीना पहले 140 रुपये का मीट था, तो ये 10-15 दिन के अंदर 225, 230, 235 कैसे हो गया, ताकि हम गरीबों को ये मारा जा रहा है इस महीने। दिलचस्प बात यह है कि मार्केट में फल, फ्रूट, सब्जियां और चिकन की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद इसके कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें महफूज तरीके से बेचा जा रहा हो। जिन कंडीशन में फल और गोश्त बेचे जा रहे हैं वो किसी भी तौर पर सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। के अंदर जो है ज्यादातर दुकानें जो है मुर्ग की और मीट की वो ड्रेन के नज़दीक बनी हुई है और वहाँ पर मक्खियों का, गंदगी का, जो गंदगी पे बैठती हैं उस पर मीट पर बैठती हैं, तो वही चीज़ जो हम घर में ले जाते हैं तो बीमारी फैलने का खदशा है। जैसा कि आपको मालूम है कि टाइफाइड और डायरिया का इस वक्त जो है हॉस्टल में भी आप देख लीजिए बहुत सारे केसेस हैं। गोश्त और फल बेचने वाले ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। रमजान सवाब कमाने का महीना है, तिजारत में भी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन नाजायज तरीके से की गई इस कमाई से दुकान का गल्ला तो भर जाएगा, लेकिन नेकी के खजाने में जरूर कमी आ जाएगी। भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं इस पाक महीने का। और बात करते हैं गांदरबल की। गांदरबल जिले के
कुछ पीएचसी सेंटर ऐसे हैं जिनकी मौजूदा सूरत हाल को देखकर सोचना पड़ता है कि आखिर ये चल क्यों रहे और मरीजों के लिए किस काम के हैं। कोई किराए की बिल्डिंग में चल रहा है तो कोई किसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। हमारी रिपोर्ट देखिए। बैंक और ऑफिस के अलावा सरकारी अस्पताल भी किराए की बिल्डिंग में चलते हैं, लेकिन कुरग में तो हॉस्पिटल के लिए रिहायशी मकान को ही अस्पताल में बदल दिया गया है। जाहिर है घर और अस्पताल में फर्क होना चाहिए। बोर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ कोई अस्पताल भी है। अंदर जाने पर आदमी खुद से ही सवाल पूछने लगता है कि ये किस एंगल से अस्पताल लग रहा है। न दवाएं हैं, न मरहम पट्टी का इंतजाम। डॉक्टर और स्टाफ का तो कहना ही क्या। 1994 से ही अस्पताल किराए के मकान में चल रहा है। नई इमारत बनकर तैयार है, बस चीफ गेस्ट का इंतजार हो रहा है कि वो आए, फीता काटें तो लोगों का इलाज शुरू हो। बिल्डिंग बन चुकी है मगर 3 महीने हो गई वो मुकम्मल हो गई, मगर ये शिफ्ट नहीं हुआ। ये पता नहीं है क्यों नहीं शिफ्ट हो गया। मेरे बच्चे जो है वो बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, हर रोज़ बीमार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हालत इस बिल्डिंग की क्या है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये सेंटर है जो सेंटर है वो दारापुर में शिफ्ट कीजिए। बदकिस्मती की बात है जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे अंदर आपको दवाई नहीं मिलेगी, या हमारे पास कम से कम एक मेडिकल असिस्टेंट होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कभी कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टोटली फैसिलिटी नहीं है। यही वजह है कि छोटे मोटे मर्ज से लेकर बड़ी बीमारियों के लिए भी लोगों को जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। कुछ लोग मरीजों को लेकर बकूरा पीएचसी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि ये तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई। टेस्ट लैब किसी मसरफ का नहीं, पिछले 2 हफ्ते से काम नहीं कर रहा। सिरिंज, इंजेक्शन, दवाएं भी मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं मिलती। माहिरीन डॉक्टर भी नहीं है। लेडी डॉक्टर न होने से खवातीन को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जो स्टाफ ड्यूटी पर होता है वो अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है। अगर हमारी मैन वो देखो लैब सेक्शन वहाँ पे पड़ा है, पिछले 10-15 रोज से ये बंद है। अगर यहाँ पर घोटाले नहीं होते हैं तो वो जो सब सेंटर है वहाँ पे उस टेक्नीशियन को उसका यहाँ होना ज़रूरी था कि वो पुराने में होना चाहिए था। ये बहुत सारे गड़बड़ जो यहाँ पे अंदर होते हैं, इनका जिम्मेदार हमारे जो पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। उसके बाद पिछले शायद 1 हफ्ता पहले मैं सीएमओ ऑफिस गया था। यहाँ पर जो डिलीवरी का मतलब रिकॉर्ड्स हमने वो सीएमओ साहब ने खुद जमा किए। सिर्फ 3 मतलब ये पेशेंट्स या 3 डिलीवरी यहाँ पे हुई है। बाकी सब कुछ जो है ना पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये मतलब उन्होंने सारा कुछ वो तितर-बितर कर दिया है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट हमारी तरफ से सेटिस्फाई हो। अपनी तरफ से हम उनको दवाई भी देते हैं। जो हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ है, जो भी इनको ज़रूरत होगी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको पूरी से पूरी दवा दें। सहूलियात को लेकर सीएमओ साहब के अपने आर्गुमेंट हैं। उनका सीधा सा कहना यह है कि सब सेंटर में जिला अस्पताल जैसी सहूलियात की उम्मीद क्यों करते हैं। उनके लिहाज से ऑल इज वेल। ये जरूर है कि साफ सफाई की बात पर वो कार्रवाई करने का यकीन दिलाते हैं। सब सेंटर एक छोटा सा सेंटर होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिसमें मोस्टली इम्यूनाइजेशन का काम होता है और यहाँ फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर होती है और एक उसके लिए हेल्प के लिए आदमी होता है, चाहे वो स्वीपर हो या क्लास 4 हो। सब सेंटर बाकुरा जो है उसमें जो नॉर्मल उसका अपना स्टाफ है वो कंप्लीट है। उसमें जितने 2 डॉक्टर होने चाहिए थे वो 2 डॉक्टर हैं, लेकिन अब लोगों की डिमांड है कि एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। हम इसके पर काम कर रहे हैं। सब सेंटर्स की खराब हालत की वजह से ही जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस पर मरीजों का बोझ पड़ता है। दरअसल ये लोकल फेनोमेना नहीं है, मुल्की सतह पर यही सूरत हाल है। डॉक्टर्स को इन परेशानियों का इल्म है, बस लाइल्म है तो महकमा सेहत और सरकार, जिसका खामियाजा भुगतते हैं मरीज। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम।
ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। पुंछ के धड़ा और फतेहपुर इलाके के पास से होकर बहने वाली पुलस्त नदी पर ब्रिज न होने की वजह से तकरीबन 5 गांव के लोग परेशान हैं। वो जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हैं। गांव वालों के कई बार एहतजाज करने के बावजूद इंतजामिया और सरकार इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाती है। खूबसूरत वादियों और पहाड़ों से घिरा ये इलाका यहाँ रहने वालों के लिए इतना खतरनाक भी हो सकता है, ये शायद आपको और हमें पता नहीं होगा, लेकिन इंतजामिया को पता होना चाहिए। साथ ही पता होना चाहिए यहाँ के लीडरान को, जो वोट मांगने इलाके में आते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने के वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं लोगों को उनके हाल पर छोड़कर। इन लीडरान को और सरकारी जिम्मेदारों को क्या पता नहीं कि उनकी वादा खिलाफी और नजरअंदाजी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं? अगर उन्हें नहीं पता है तो उन्हें ये सुनना चाहिए। सर, इधर बहुत परेशानी है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल इधर उधर नहीं जा सकते, तो पहले भी यहाँ बहुत नुकसान हो गया है। 3-4 बंदे हमारे जो है वो इस दरिया में बह चुके हैं। कई बंदे 2-3 बंदे इधर ऐसे ही रूढ़ के मार गए नाले में। हमारे एमएलए साहब हैं, उनको बढ़ चढ़ के हमारे गांव ने वोट दिए थे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी इस जगह का हल नहीं निकाला है। तो वो सबसे पहले इधर आए थे तो उन्होंने बोला था सबसे पहला वादा मेरा यही है कि मैं इस दरिया का हल निकालूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी हल नहीं निकला है। देखिए, घुटने भर पानी होने के बावजूद किस तरह लोग चैन बनाकर नदी को पार कर रहे हैं। सोचिए बारिश के वक्त हालात क्या होते होंगे। कई महीनों तक तो यहाँ के लोग आस पास के इलाकों से कट जाते हैं। पानी कम होने के बावजूद खतरा बना रहता है। बच्चों के स्कूल हो या किसानों के खेत, सब नदी पार करके ही पहुंचा जाता है। यहाँ पे पुल होना चाहिए सर। देखिए हमारी खेती उस तरफ है, हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ से दरिया क्रॉसिंग करने के लिए, नदी क्रॉस करने के लिए। बच्चों के साथ 2-3 बंदे आते हैं यहाँ पे, तो वो नदी करा के जाते हैं वापस। हमें बहुत परेशानी है। अब किसान खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो तालीम हासिल कैसे करेंगे? कब तक लोगों की जानें यूं ही जाती रहेंगी? इनकी जान की कीमतें लीडरान की नजर में है भी या नहीं? अगर हैं तो लाखों करोड़ों के मंसूबों में एक ब्रिज को भी शामिल क्यों नहीं कर लिया जाता है? पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। सयाहत के फरोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है साफ सफाई। बाकी जरूरत तो है ही, लेकिन साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। लेकिन कश्मीर के मशहूर सयाही मकाम तनमर्ग टीसीपी के पास हालात ठीक उलट है। यहां पर ठहरने वाले लोगों के लिए महकमा सयाहत की तरफ से टॉयलेट तक नहीं बनवाए गए हैं। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक टॉयलेट बनवाया भी गया था, लेकिन लीकेज की वजह से आसपास के इलाके में ठहरना तो दूर, सांस लेना भी मुहाल है। तो 6 साल हो गए यहाँ काम करते टूरिस्ट के साथ। टूरिस्ट लोग आने से हमारी रोजी रोटी है। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ शॉप है, यहाँ पे इन्होंने बाथरूम बनाया था, लेकिन वो बाथरूम जो है वो पहले फेल ही हो गया। बिल उसको निकाला, लेकिन बाथरूम कोई फेंसिंग नहीं करता है। इसको ड्रेंच बनाया था, वो भी फेल हो गया। यहाँ पे खड़ा रहने से आप देखो कितनी बदबू आ रही है। सेप्टिक टैंक हो गया है, वो थोड़ा लीक है, तो हमने उसके लिए एक सक्रिय मंगाया जो उसने क्लीन कर दिया। अब उसमें कोई लीकेज है, मैंने अभी हमारी जो इंजीनियरिंग विंग है यहाँ पे डायरेक्शन को दिए कि वो वहाँ पे जाके उसको पूरा ठीक करवाए और 2 दिन के अंदर अंदर वो पूरा फंक्शनल होगा। और जिसमें जितने भी उसमें न्यूसेंस होंगे, इंसेंट्री होगा, मैंने कहा है फील्ड स्टाफ को क्लियर करके दिया था, क्योंकि आपको पता है हमारी गुलमर्ग जो है वर्ल्ड फेमस जगह है, तो यहाँ पे हम किसी भी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गांदरबल में नाला सिंध में काम करने वाले मजदूरों ने पिछले दिनों हुए ऑक्शन के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद इलाके के एमएलए शेख इशफाक जब्बार मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहां के मजदूर नाला सिंध में मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, ऐसे में ऑक्शन के बाद मजदूरों को बेरोजगारी का डर सता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को सीएम तक पहुंचाया जा चुका है और सीएम ने भी भरोसा दिलाया है कि मजदूरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। और मैं भी इस बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से मैंने उनके नोटिस में भी ये बात लाई हुई है कि इसको या तो ऑक्शन किया जाए ताकि कोऑपरेटिव्स बनाए जाए लोकल लेवल पे, ताकि आम लोग इसमें आ सके, जो मजदूर तबका है। क्योंकि गांदरबल की मईशत 50-60% इसी नाले सिंध पे मुनसर, इनका रोजी रोटी का इसका सवाल है।
तो किसी भी सूरत में हम इसको ऐसे नहीं आने देंगे कि जिससे कि हमें लगे कि आम लोग किसी जगह हमारे गांदरबल के आवाम इसमें बेरोज़गार होते जा रहे हैं या इनके रोजी रोटी इनकी छीन रही है, उसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मुझे एश्योर किया है कि इस बारे में हम जल्दी कोई पॉजिटिव डिसीजन ले लेंगे। और श्रीनगर के AKICC में वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कि रियासत भर के सरकारी महकमे में काम करने वाली खवातीन शिरकत कर रही थीं। खवातीन को खिताब करते हुए वजीर आला ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में रियासती पुलिस भर्ती में खवातीन को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है क्योंकि पिछली में कुछ हालात ऐसे रहे, कुछ मामलात ऐसे रहे, जब 2016 में हमने पुलिस में भर्ती की तो हालात खराब थे, मौका नहीं मिला। तो अब जो आइंदा जो भर्ती होगी उसमें मैं तकरीबन 30% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए रखना चाहती हूँ, ताकि जो आप बात कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में लेडीज होनी चाहिए, अभी हमारे पास नहीं है। श्रीनगर में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान कुछ बीजेपी और पीडीपी कारकुनान ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। इस मौके पर मौजूद जेडीयू के असिस्टेंट स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन ने बीजेपी और पीडीपी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने झूठ की बुनियाद पर लोगों से वोट हासिल किए। नाम कहना चाहता हूं, मुबारकबाद देते हैं हम लोग अब्दुल रशीद शेख साहब। कितने लोगों को ज्वाइन करना है आपकी पार्टी में और किस किस पार्टी से? देखिए, हमारे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी है, पहलगाम से अब्दुल खालिक साहब, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, अनंतनाग का यूनिट, और खास करके अगर मैं शिपियन एंड पुलवामा का जो इनका यूनिट है, और उसके बाद आपका गांदरबल का जो यूनिट है, बांडीपोरा का जो यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समेत हमारी पार्टी में इन लोगों ने ज्वाइन किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उधमपुर के डीसी ऑफिस में BLO और सुपरवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन वोटर्स के नाम जोड़ने की जानकारी दी गई। इसमें फॉर्म भरने से लेकर जानकारी जुटाने तक की चीजें शामिल थी। वाज़ेह है कि जिले के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक ऑफिसर्स पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का वोटर कार्ड बन नहीं पाता है और काफी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए अब इंतजामिया ने मोबाइल ऐप के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के इंतजाम किए हैं। और पुंछ के नंगाली इलाके में एक शदीद हादसा पेश आ गया। दरअसल एक लोडेड कैरियर ऑटो तवाज़ुन बिगड़ने से पहाड़ से करीब 500 मीटर नीचे एक मकान की छत पर जाकर गिरी, जिससे कि ऑटो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दिगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है, जिसे जम्मू रेफर कर दिया गया है। मरहूम ऑटो ड्राइवर 22 साल के सज्जाद अहमद के इसकी पहचान हुई है, जो कि गगड़िया तहसील का रहने वाला बताया जा रहा है। कैड इधर नीचे आए, फोन दवाई पे है, गाड़ी नीचे आ गया। हम गए पर रोड में आगे 3 बंदे रोड पे पड़े हुए थे। एक आस पास इधर मौके डेथ हो गई थी। जो जख्मी था लड़का जख्मी था, उसको पहला उठा के हमने ऐसे गाड़ी पे भेज दिया। जो सीरियस था उसको ले गया संदूवी गाड़ी पे ले गए टाटा माल पे। उसके बाद से पार से जाइए पुलिस को इतला दी, भाई आई पुलिस ही आई, एम्बुलेंस लेकर आई, वो डेड बॉडी को ले गई। और पत्तन से चोरी का एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। दरअसल यहां की एक दुकान से चोरों ने लाखों की पेस्टिसाइड चोरी कर ली। दुकान के मालिक फयाज अहमद भट्ट को चोरी की जानकारी उसके पड़ोसी दुकानदारों ने दी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मार्केट से मेरा पड़ोसी मुझे फ़ोन कर रहा था कि आपके गोदाम के सामने ये गाड़ी लगी है, वो वहाँ से माल निकाल रहे हैं। तो मैं फटाफट घर से निकला, जब दुकान पर पहुँचा तो वो भाग गए थे। तो तकरीबन मेरा नुकसान जो है वो करीबन 7-8 लाख के करीब है। और रियासती वजीर सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में माजूरों के लिए लगाए गए 3 रोजा कैंप का दौरा किया। उन्होंने जिस्मानी तौर पर मजबूर लोगों का हालचाल जाना और उनके साथ वक्त भी बिताया। आपको बता दें कि कैंप की जानिब से जिस्मानी तौर पर मजबूर लोगों को खास ट्रेनिंग फराहम कराई जा रही है, ताकि वो खुद मुख्तार हो सकें और खुद को मजबूर न समझे। इस कैंप में जरूरतमंदों को व्हील चेयर्स भी बांटे जा रहे हैं। 2 बार यहाँ टांग दिया इसको, वो नाकाम निकली, इसलिए आज इसको व्हीलचेयर दिया। हमें चाहिए सिक्योरिटी इसको मिलनी चाहिए। स्कूटी मिलनी चाहिए। जी, हम गरीब है इसीलिए, पढ़ते हैं बच्चे।
ये खाली ये लीम देते हैं जो ये हम लगाते हैं, फिर वो जो छोटी हो जाती है हम इसको फिर यहाँ निकालते हैं या ये क्रंचेस देते हैं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि मतलब कम से कम हमको सिक्योरिटी दी जाए। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद होंगे मेरे साथी सऊद मोहम्मद खालिक तेज रफ्तार खबरों के साथ।